मैं हमेशा सोचता हूँ कि खबरें एक टाइप की वो जानकारी है जिनके बेसिस पर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि न्यूज़पेपर्स या टीवी न्यूज़ या उनमें से किसी में भी आने वाली हर घटना ऐसी होती है जिस पर इन्वेस्टर्स को रिएक्ट करना होता है, यानी कि अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है। हालांकि इसके बाद अगला स्पष्ट सवाल ये पैदा होता है कि बाहर की किस खबर पर रिएक्ट करना चाहिए या नहीं। आखिरकार ये कोई नहीं कह सकता कि शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट एक वैक्यूम में हो सकता है जो बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं है। तो इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो एक इन्वेस्टर को किस प्रकार की बाहरी जानकारियों पर ध्यान देना चाहिए। इस टाइम इंडियन शेयर मार्केट और इन्वेस्टर्स की किस्मत को अगले कुछ सालों में कौन से मेजर फैक्टर्स प्रभावित करने वाले हैं पता नहीं, लेकिन पहली बात जो दिमाग में आती है वो यही है कि डिफरेंट टाइप्स के क्षेत्रों में कंपनियों में कॉर्पोरेट मुनाफा बढ़ रहा है, जबकि कंपनियों पर पिछले कई सालों की तुलना में कम लोन है। ये आने वाले महीनों में शेयर कीमतों के लिए डायरेक्ट चालक हैं, और फिर भी किसी भी पेशेवर या सोशल न्यूज़ सोर्स पर किसी भी दिन ये सुर्खियों में रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है। डिसीजन लेते टाइम किसी भी मिलने वाली जानकारी के नेचर को समझें और ये भी ध्यान दें कि हर जानकारी आपके डिसीजन लेने की प्रोसेस में क्या भूमिका निभाती है। वेस्टर्न कंट्रीज में महंगाई की चिंताओं के बावजूद ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स कम ही बने हुए हैं और फॉरेन कैपिटल इंडिया में कंटिन्यूसली फ्लो हो रही है। बिगर स्केल में स्टार्टअप गतिविधियों ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि मैं मॉडर्न डिजिटल स्टार्टअप के कई पहलुओं को लेकर कंफ्यूजन में हूँ। फॉरेन फंड द्वारा ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भारी मात्रा में हो रहा है। केवल यही चिंता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स उनकी जगह ले लें, लेकिन ये एक अलग कहानी है। वहाँ और भी बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा। क्या आपने कभी गौर किया है कि कहीं ना कहीं आप उन सभी हेडलाइंस को भूल गए हैं जो अंडरलाइन रेगुलेटरी खराबी के बारे में थी, जैसे कि कोल माइंस, पावर प्लांट एग्रीमेंट्स, एनपीए ऑफ बैंक्स, कराधान आदि। इनके बारे में बड़े पैमाने पर अदालती मामलों के बारे में कोई हेडलाइन नहीं है। जो मुद्दे पहले इन क्षेत्रों के लिए मुश्किल लगते थे वे अब गायब हो गए हैं। बेसिक ढांचे को बढ़ावा देने की पहल, PLI स्कीम, फिक्स्ड टैक्स एंड GST व्यवस्था, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आगे बढ़ रहा है, ये वास्तविक खबरें हैं, सिवाय इसके कि ये समाचार के बिजनेस में फिट नहीं बैठती। ऑफ कोर्स ये सब अच्छी खबर है, लेकिन बुरी खबर के बारे में क्या? कोविड के अलावा बुरी खबर इन सारे फैक्टर्स के उलट ही होगी। अगर ऐसा होता है तो ही ये लगभग सभी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे डेवलप और बदलती हैं, सालों या ज़्यादा से ज़्यादा महीनों में, और इनमें कोई खबर नहीं है। इन सारे पॉइंट्स के साथ साथ आपके लिए ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टमेंट करते टाइम रिस्क के साथ कितना कंफर्टेबल हैं। क्या आप नुकसान को सहने के लिए तैयार हैं? आप जितना ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन नुकसान का सामना करने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आमतौर पर ज़्यादा रिस्क वाला होता है, लेकिन इसके हाई रिटर्न की संभावना भी होती है। दूसरी तरफ बचत खाते में सेव करना कम रिस्क वाला होता है, लेकिन रिटर्न भी कम होता है। आप किसके लिए सेव कर रहे हैं, आपकी समय सीमा आपके रिस्क टॉलरेंस को प्रभावित करती है। यदि आप 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं तो आपके पास मार्केट में उतार चढ़ाव सहने का ज़्यादा टाइम है। आप थोड़े ज़्यादा रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स जैसे शेयरों में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ सालों के लिए डाउन पेमेंट के लिए ही सेव कर रहे हैं तो आपको कम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स, FD में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप किसके लिए बचत कर रहे हैं? आपके गोल्स आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को निर्धारित करने में आपकी मदद करेंगे। यदि आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए सेव कर रहे हैं तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट को चुनना चाहोगे जो स्टेबल रिटर्न प्रदान करें। दूसरी ओर यदि आप रिटायरमेंट के बाद आराम से रहने के लिए सेव कर रहे हैं तो आप डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ इनकम जनरेट करने वाले इन्वेस्टमेंट्स पर भी विचार कर सकते हैं।
संपत्ति आवंटन, एसेट अलोकेशन, ये निर्धारित करता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को विभिन्न एसेट क्लासेस में किस रेशियो में लाएंगे। यह आपके रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करता है। यदि आप ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा शेयरों में लगा सकते हैं। वहीं कम रिस्क वाले इन्वेस्टर बॉन्ड या गोल्ड्स में इन्वेस्ट करना पसंद कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि लंबे समय के लिए किए गए इन्वेस्टमेंट में आमतौर पर ग्रोथ ही होती है। इसीलिए मार्केट में गिरावट आने पर घबराहट में फैसला लेने से बचें। हाई फीस आपके रिटर्न को कम कर देते हैं, इसीलिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को चुनें या सक्रिय रूप से एक्टिवली मैनेज फंड्स को। इनमें इन्वेस्ट करने से पहले उनके ट्रैक रिकॉर्ड की अच्छी तरह से रिसर्च करें। एक इंडेक्स फंड मार्केट के किसी सूचांक जैसे कि निफ्टी 50 को ट्रैक करता है और उसी रेशियो में डिफरेंट कंपनियों में शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। इस तरह के फंडों में आमतौर पर एक्टिव रूप से मैनेज्ड फंडों की तुलना में कम फीस लगती है। अब बात आती है सीरियस इन्वेस्टर्स को उन चीज़ों को देखना होता है जो गहराई से महत्वपूर्ण है लेकिन धीरे धीरे बदलती हैं। अगर आप 10 मिनट के लिए समुद्र के किनारे खड़े रहते हैं तो आप ज्वार यानी टाइड को आते हुए नहीं देख सकते हैं। आप हाई या लो टाइड को समुद्र में बैलेंस्ड सिचुएशन बनी रहे उसके लिए भी गलत समझ सकते हैं। वैसे मेरा थॉट ये नहीं है कि न्यूज़ कभी ना पढ़ें, बल्कि मेरी थॉट प्रोसेस ये है कि आपको न्यूज़ के माध्यम से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन का नेचर और आपके डिसीजन लेने में वो इन्फॉर्मेशन कैसा रोल निभाती है उसके बारे में अवेयर रहें। वापस उन्हीं वास्तविक फैक्टर्स की तरफ चलते हैं जिन पर मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। यह और कोई अन्य स्पष्ट रूप से केवल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात को स्पष्ट करने के एग्जाम्पल नहीं थे। कोविड के बावजूद, बहुत सारी चीज़ों के बावजूद जो ऑप्टिमल नहीं है, इंडियन इकोनॉमी और बिजनेस के लिए आज एक अनुकूल परिस्थिति है। बेशक इक्विटी मार्केट कर्व से आगे रहकर काम करते हैं और ये पॉसिबल है कि यहाँ तक कि संभावित है कि आज ऐसा हो रहा है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्थायी मुद्दा हो। इन्वेस्टर्स के लिए आगे का लॉजिकल और प्रैक्टिकल रास्ता यही है कि उनको चमक और प्रचार से बचना है। एग्जाम्पल के लिए डिजिटल आईपीओ का ही देख लें। देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल यानी बेसिक बातें कहाँ जा रही हैं और उन बिजनेसेस में लगातार और नियमित रूप से इन्वेस्ट करें जो लगातार पैसा कमाते हैं। वास्तव में आईपीओ से बचना स्ट्रैटेजी का एक कैजुअल हिस्सा नहीं है, बल्कि ये काफ़ी हद तक केंद्रीय यानी सेंटर है। जैसा कि हाल के एग्जाम्पल से पता चलता है कि सरल समय परखी हुई रणनीति यानी टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी हर बार कारगर होती है। अब उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इग्नोर करना चाहिए। उनमें से पहला है मार्केट टाइमिंग मायने नहीं रखती। शेयर मार्केट के छोटे छोटे उतार चढ़ाव का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। अक्सर लोग ऊपर जाने पर ही निवेश करते हैं और नीचे जाने पर घबरा कर अपना पैसा निकाल लेते हैं। इससे नुकसान ही होता है। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के डर से शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई थी। कई निवेशकों ने घबराकर अपना पैसा निकाल लिया, लेकिन जो लोग बाजार में बने रहे उन्हें बाद में अच्छा खासा फायदा हुआ क्योंकि बाजार फिर से ऊपर चढ़ गया। दूसरा पॉइंट है हॉट टिप्स एंड गेट रिच क्विक स्कीम्स। बिना मांगे इन्वेस्टमेंट एडवाइस से सावधान रहें, खासकर कम रिस्क के साथ ज़्यादा रिटर्न का वादा करने वाली योजनाओं से। शेयर मार्केट में ज़्यादा रिटर्न के लिए आमतौर पर ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। पिछले कुछ टाइम में कई क्रिप्टो करेंसीज आई हैं जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे बहुत जल्द आपको अमीर बना देंगे, लेकिन उनमें से कई की वैल्यू बाद में बहुत गिर गई, जिससे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। तीसरा पॉइंट है झुंड का पीछा न करें, फॉलोइंग द हर्ड। सिर्फ इसीलिए कि दूसरे लोग किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही करना चाहिए। अपनी खुद की ज़रूरतों और रिस्क के अनुसार ही इन्वेस्ट करें। कुछ टाइम पहले इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनियों के शेयरों में बहुत तेज़ी आई थी। हर कोई उनमें इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद कई कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। नेक्स्ट पॉइंट है खबरों और चर्चा का शोर न मचाएं।
छोटी अवधि के समाचार चक्र को अपने निवेश के फैसलों को न प्रभावित करने दें। कंपनी के दीर्घकालिक मूलभूत यानी लॉन्ग टर्म फैक्टर्स पर ध्यान दें। मान लीजिए कि एक बड़ी दवा कंपनी के किसी प्रोडक्ट को लेकर हाल ही में कोई नेगेटिव खबर आई है। इस खबर के कारण कंपनी के शेयरों की कीमत में गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर कंपनी की रिसर्च और डेवलपमेंट मजबूत है तो ये स्थायी यानी अनस्टेबल गिरावट हो सकती है। लॉन्ग टर्म में कंपनी इस गिरावट से उबर सकती है और उसके शेयरों की कीमत फिर से बढ़ सकती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रूप से शेयर चुनना। यदि आप एक डेडिकेटेड इन्वेस्टर नहीं हैं, जिनके पास डीप रिसर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, तो रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स पर आप विचार कर सकते हैं। हर कंपनी के बारे में गहन शोध करना मुश्किल है, लेकिन म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF जैसे डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करने से आप एक ही बार में कई कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपके रिस्क कम हो जाते हैं, क्योंकि किसी एक कंपनी के खराब परफॉर्मेंस का आपके पूरे पोर्टफोलियो पर उतना असर नहीं पड़ेगा। और याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करके और अनवांटेड डिस्कशन को अवॉइड करके आप एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। हाल ही में कई भारतीय स्टार्टअप्स को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। कुछ को भारी फंडिंग मिली, जिससे उनके शेयरों की कीमतों में तेजी से उछाल आया। हालांकि कुछ समय बाद इनमें से कुछ कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई। यह इस बात का उदाहरण है कि केवल शॉर्ट टर्म प्रमोशन के आधार पर इन्वेस्टमेंट के फैसले लेना जोखिम भरा हो सकता है। हमें अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल आर्टिकल्स, मैगजीन्स को पढ़ना चाहिए, या फिर आप इन्वेस्टमेंट सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो। अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क सहने की क्षमता और इन्वेस्टमेंट टाइम ड्यूरेशन के बारे में उसकी सीमा को रेखांकित करें। जैसे जैसे आपका जीवन और लक्ष्य बदलते हैं, वैसे ही आपकी निवेश इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बदलनी चाहिए। आप कैसे अपनी मेहनत की कमाई को बढ़ा सकते हैं और फ्यूचर को प्रोटेक्टिव बना सकते हैं, यही आसान भाषा में इन्वेस्ट करने का रीज़न है। मान लीजिए आपने 2014 में 10,000 रुपये को किसी अच्छी तरह से रिसर्च करके किसी इंडेक्स फंड में लगाया था, और आज 2024 में वो अमाउंट लगभग 30,000 हो सकती थी। ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट का जादू है। 2020 में 25 साल की रिया ने हर महीने 5,000 की SIP एक म्यूचुअल फंड में शुरू की। आज 4 साल बाद उसने न केवल डिसिप्लिन बचत की है, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव का भी फायदा उठाया है, जिससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। इन पॉइंट्स को अपनाकर आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बन सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखें, इन्वेस्ट में हमेशा थोड़ा जोखिम होता है, इसीलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। विद दैट सेड, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।